Good morning class. Today I am going to teach you the complete chapter alternating current in one video for a very short time. इस वीडियो में हम आपको अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट चैप्टर को हम उसके सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे, जिससे आप सभी न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबका उत्तर खुद दे सकें। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या सॉल्व करने जाओ तो उस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वह आपको तुरंत तैयार हों, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इसलिए हम इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप देखें अल्टरनेटिंग करंट की डिफिनीशन क्या है। अल्टरनेटिंग करंट द करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन changes periodically is known as alternating current. अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होती है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक निश्चित पीरियड के बाद चेंज होता रहता है। फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है, सेकंड हाफ में ये नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होता है। इस तरह से कंप्लीट साइकिल में इसकी जो नेट वैल्यू होती है वो जीरो होती है। फर्स्ट हाफ में यह एक डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, सेकंड हाफ में ये दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में चेंज होने के कारण अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। नेट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल इज जीरो। नेट वैल्यू, ये आप कॉन्सेप्ट, आपकी ये डिफिनीशन, नेट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट इन वन साइकिल इज जीरो। एक साइकिल में इसकी वैल्यू, कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू जीरो होती है। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को हम सिंपल अमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट साइकिल में जीरो डिफ्लेक्शन देगा और उसकी नेट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता है। इस तरह से दूसरे आपका वो दूसरा पॉइंट मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट cannot measure by simple ammeter. Measure by ammeter. क्योंकि वो जीरो डिफ्लेक्शन देगा। अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए एक हॉट एमीटर यूज किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाई हॉट एमीटर। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेजर्ड बाई हॉट एमीटर। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। हॉट एमीटर, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं सिंपल एमीटर से? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है, नेट वैल्यू इन वन साइकिल इज जीरो। इसीलिए इसको हम हॉट एमीटर से मेजर करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एसी। हीट प्रोड्यूस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। इट इज बेस्ड ऑन द हीट प्रोड्यूस्ड, दैट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। उसके द्वारा हम हीट प्रोड्यूस को ज्ञात करके इसको हम मेजर करते हैं। इसकी वैल्यू वन साइकिल में जीरो होती है, हाफ साइकिल में, इसीलिए हम हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हाफ साइकिल में इसकी जो मीन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एसी
इन हाफ साइकिल। वन साइकिल में वैल्यू 0 होती है, इसीलिए इसको हम मीन वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू को जब कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है I0 अपॉन 2 पाई। एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल इज I0 अपॉन 2 पाई। पॉजिटिव हाफ में ये आपका प्लस में होता है। हाफ साइकिल जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है तो I अपॉन 2 पाई, एंड नेक्स्ट हाफ में इसकी वैल्यू जो होती है, एंड नेक्स्ट हाफ में I इक्वल टू माइनस I0 अपॉन 2 पाई। और इनका जब हम टोटल निकालते हैं तो नेट वैल्यू आफ्टर वन साइकिल I अपॉन I0 अपॉन 2 पाई माइनस I0 अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0। इस तरह से इसकी कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस तरह से हाफ साइकिल में ही हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू 0 आती है। इसके लिए हम कंप्लीट साइकिल में जब ज्ञात करते हैं IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसका स्क्वायर करके हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर जो होता है वो प्लस ही होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वन साइकिल के लिए हम जब करंट की एवरेज वैल्यू याद करते हैं तो इसको हम लिखते हैं IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये वैल्यू वन साइकिल के लिए होती है। इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ IRMS जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू ये होता है I का जब हम मीन ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है आपका I स्क्वायर। एक दिशा में जो ये पॉजिटिव होती है I0 स्क्वायर, और दूसरी दिशा में पॉजिटिव होती है, इस तरह से I0 का हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी मीन वैल्यू आती है। स्क्वायर रूट I मीन स्क्वायर का एवरेज, I का स्क्वायर है I स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज I0 अपॉन रूट 2। IRMS इक्वल टू I0 अपॉन 2। ये आपको इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ आपको समझना है जो IRMS वैल्यू होती है उसका जो पीक होता है I0, मैक्सिमम वैल्यू I0 होती है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि AC इज मोर डेंजरस देन DC। जब किसी भी सर्किट को, कॉइल को AC सोर्स से जोड़ा जाता है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IRMS होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। उसकी जब आप पीक वैल्यू ज्ञात करते हो उसकी वैल्यू हो जाती है I0 इक्वल टू, दिस इज पीक वैल्यू I0, दिस इज रूट 2 IRMS रूट 2 टाइम्स। ये हो जाता है I0 इक्वल टू रूट 2 टाइम्स IRMS। यहाँ से हम I0 अगर कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से आपसे अगर पूछा जाता है कि कोई भी कॉइल या कोई भी सर्किट है जो AC सोर्स से जोड़ी गई है, उसको 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो उसमें उसका वोल्टेज क्या है, IR या VRMS क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो 220 वोल्ट 220 वोल्ट से अगर किसी सर्किट को जोड़ा गया है तो VRMS पूछा जाए तो VRMS इक्वल टू
220 वोल्ट, और जो पीक वैल्यू होती है वो होती है √2 टाइम्स 220 वोल्ट। इसीलिए जो एसी सोर्स का जो वोल्टेज है √2 टाइम्स बढ़ जाता है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। Therefore, peak value of AC is greater than DC. Therefore, AC is more dangerous to DC. इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, आखिर हम अल्टरनेटिंग करंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ओरिजिन ऑफ AC। When a variable current passes through a coil, किसी भी शेप की कॉइल है और उसमें अगर हम वेरिएबल करंट फ्लो करते हैं तो उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, आप इसको पढ़ चुके हैं, और वो होता है EF इक्वल टू माइनस फॉर ए कॉइल ऑफ N टर्न्स N d∅dt, और ये हो जाता है -N। फाई की वैल्यू आप जानते हो, BA cos थीटा, BA cos ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये फ्लक्स की वैल्यू होती है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं -N। BA आपका ये नंबर है, cos ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है -sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है ओमेगा, ये बन जाता है -NBA ओमेगा, और ये माइनस और ये प्लस हो जाता है साइन ओमेगा टी। EMF, और इसकी वैल्यू साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, साइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू 1 मैक्सिमम, और ये हो जाता है E इक्वल टू, इसकी वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की, सब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी 1 होती है, ये हो जाता है NVA ओमेगा, NVA ओमेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है NVA ओमेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो E इक्वल टू NVA ओमेगा को हम E0 से लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और इसी वैल्यू को यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं E, इसको हम E0 लिख देते हैं साइन ओमेगा टी। इसलिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू वोल्टेज या EMF आपका होता है V0 साइन ओमेगा टी, एंड I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, EMF आपको दिया गया है और ओमेगा की वैल्यू पूछ लिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स में पूछ लिया गया, इसका उपयोग किया जाता है। EMF या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाइड टू द कॉइल, एक इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहे तो हम इससे कंपेयर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ AC सर्किट्स के विषय में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जो है आपका सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, ऐसा AC सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टर हो, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। कंसीडर ये AC and alternating source, consider an alternating source is connected by a resistor of resistance R। मान लीजिए कि कोई एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, एक AC सोर्स से जुड़ा हुआ है। आप जानते हो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ साथ प्रोसीड करते हैं, ओम के नियम के अनुसार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर ओमिक कंडक्टर है, और व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम करंट इज मैक्सिमम,
when voltage is minimum, current is minimum, both are in same phase. Resistor में alternating voltage and current both are in same phase. Current both are in same phase. In same phase. सेम फेज होने का मतलब आपको बताया गया कि दोनों एक साथ साथ प्रोसीड करते हैं, दोनों की वैल्यू साथ साथ सिमिलरली एक ही तरीके से चेंज होती है। जब वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम, करंट मिनिमम, ये होता है आपका रजिस्टर में। इसमें करंट की वैल्यू आपकी होती है I = V/R। ये फार्मूला आप जानते हैं, इससे हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसका जब हम डायग्राम खींचते हैं, इसका डायग्राम जब खींचते हैं तो ये आपका अगर वोल्टेज है तो करंट भी इसी के पैरेलल प्रोसीड करती है। आपका जब वोल्टेज 0 है, करंट 0, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, और जब ये मिनिमम, voltage minimum, current is minimum. This is the diagram, this is the graph of the alternating current and voltage flowing in resistor R. This is voltage and this is current, और ये आपका होता है वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, और ये आपका फेज डिफरेंस 0, π/2, पाई, 2 पाई, और ये वैल्यू होती है 3π/2। ये आपका रजिस्टर का होता है। अगर वोल्टेज का फेजर डायग्राम अगर हम खींचते हैं तो इस तरीके से खींचते हैं। अगर अप्लाइड वोल्टेज आपका उसका फेज डायग्राम V = V0 sin ωt, आप ये जानते हो, इसके द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को व्यक्त किया जाता है, और I = I0 sin ωt। दोनों का फेज समान होना, इसको ऐसे दिखाते हैं। दिस इज वोल्टेज, फेज ωt, और दिस इज आल्सो करंट, बोथ आर इन सेम फेज V and I। Now consider a circuit containing only inductor. Let an inductor is connected by an AC source. Now consider an inductor of inductance L is connected by an AC source as shown in the figure. As we know that when changing current passes through the inductor, an EMF is induced in it. This is the alternating voltage। आप जानते हो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम V = V0 sin ωt से डिनोट करते हैं। तो इस वोल्टेज के कारण, चेंजिंग वोल्टेज के कारण, इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है। और आप किरचॉफ सेकंड लॉ से जानते हो, इन सम ऑफ अल्टरनेटिंग या सम ऑफ वोल्टेज फॉर ए क्लोज्ड circuit is 0, EMF plus V = 0. EMF induced is in opposite direction, therefore it is taken as negative। और इस तरह से ये आपका हो जाता है V = EMF, और V की वैल्यू V0 sin ωt, और EMF आप जानते हो when changing current passes through a conductor and EMF is induced in is, this phenomenon is known as self inductance, और ये होता है L di/dt। यहाँ से हम di की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये हो जाता है आपका, ये आपका यहाँ वैल्यू रखी गई, आपका प्लस हो जाता है, -e की वैल्यू है ये। di = V0 sin ωt
dt और अपॉन एल। यहाँ से हम di की वैल्यू अगर ऑब्टेन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपकी वैल्यू आती है। और I इक्वल टू I ज्ञात करने के लिए दिस इज स्मॉल करेंट, I ज्ञात करने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं V नॉट L साइन ओमेगा टी dt, V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम अगर इंटीग्रेट करते हैं ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूट करके तो आता है कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये आपका आई की वैल्यू होती है आई इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। कॉस ओमेगा टी को हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। दिस कैन बी रिटन एज बाई टेकिंग माइनस कॉमन। यहाँ अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपका प्लस हो जाता है वी नॉट ओमेगा एल कॉस, ये आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस आपका प्लस हो जाता है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से तो हमें मिलता है आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वेयर ओमेगा एल इज द इम्पीडेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपका होता है XL इक्वल टू ओमेगा एल। इस तरह से आपका इस फार्मूले का यूज न्यूमेरिकल्स में किया जाता है। जहाँ भी इंडक्टेंस केवल होगा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है। और अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। यहाँ अगर रखते हैं तो एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यहाँ से आपको मिलता है और ये हो जाता है अगर इसका हम अगर ग्राफ खींचते हैं, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो दिस इज एक्स एल एंड एफ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें मिली हैं, सबसे आपका पहला करंट, आपका जो करंट लैग्स बिहाइंड बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। आपका जो वोल्टेज था वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेज डिफरेंस ओमेगा टी है अप्लाइड वोल्टेज। और करंट जो है पाई बाई 2 एंगल से पीछे होती है। इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं, इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये इस तरीके से होता है। ये आपका ये वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, जीरो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ये आपका वोल्टेज की वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की +1 -1 के बीच में होती है। अगर करंट आपका पाई बाई 2 एंगल से पीछे है, इसको हम यहाँ से ड्रा करते हैं। पाई बाई 2 एंगल पर जब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, वोल्टेज की वैल्यू पाई बाई 2 पर मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू यहाँ 0 होती है क्योंकि पाई बाई 2 से पीछे है। ये जब मैक्सिमम होता है यहाँ से शुरुआत करता है, इसकी वैल्यू 0 होती है और ये आपका इस तरीके से ग्राफ मिलता है। और जब ये पाई पर 0 होता है तो यहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है।
और 3 by 2 पर आप देखते हो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ये वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 होती है। और 2 पाई पर वोल्टेज आपका फिर यहाँ 0 है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम होता है और इस तरह से ये आपका फ्लो करता है, प्रोसीड करता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर और ये आपका वोल्टेज का ग्राफ होता है। वोल्टेज और आई का ग्राफ और ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर इसका हम फेजर डायग्राम खींचते हैं, फेजर डायग्राम अगर खींचते हैं तो ये इस तरीके से आता है। आपका जो वोल्टेज है ओमेगा टी, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये आपका वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, और जो करंट है इससे π/2 एंगल से इससे पीछे है। वोल्टेज करंट आपकी π/2 एंगल से पीछे है, तो ये आपका इस तरीके से होता है। ये है करंट lags behind by an angle of π/2. This is the phase of I. इस तरह से वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस होता है। ये सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। नाउ सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर। कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड बाय एन AC सोर्स। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है जो किसी AC सोर्स से जुड़ा हुआ है। जब हम इसको AC सोर्स से जोड़ते हैं तो इसकी प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज होता है ये चार्ज शुरू हो जाता है और उसके बाद इसके प्लेट्स के बीच में वोल्टेज एस्टेब्लिश होता है। इस तरह से करंट इसमें जो पहले लीड करती है, वोल्टेज प्लेट्स के बीच में बाद में एस्टेब्लिश करता है। तो इसके बीच का जो प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज होता है V = Q/C और अप्लाइड वोल्टेज जो होता है V0 sin ωt। इस तरह से आप देखते हो अप्लाइड वोल्टेज Q/C V0 sin ωt। यहाँ से अगर Q की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं V0 sin ωt, हमारा इरादा करंट ज्ञात करने का होता है। करंट कैन बी फाइंड आउट, दिस इज वेरिएबल करंट dQ/dt। करंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम dQ/dt फाइंड आउट करते हैं। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आपका Q = V0C, यहाँ आएगा C और ये हो जाता है V0C। डिफ्रेंशिएट करते हैं ये हो जाता है आपका sin ωt का cos ωt हो जाता है और ωt को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ये ओमेगा होता है। इस तरह से आपको मिलता है V0 ωc cos ωt। I = ये वैल्यू आपकी करंट की आती है V0 1/ω। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि V इम्पीडेंस होता है, इसलिए इसको अपान में ले आते हैं 1/ωc। और cos ωt को हम लिख सकते हैं sin 90 + π/2 + ωt। इसको ऐसे लिखा जा सकता है sin π/2 + ωt। sin 90 + θ = cos θ। ये हम लिखते हैं cos ωt को लिख सकते हैं π/2 + ωt। इस तरह से आप देख रहे हो ये करंट का फेज है π/2 + ωt, वोल्टेज का फेज है ωt। इन द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2। इस तरह से अगर इसका हम फेजर डायग्राम खींचते हैं तो ये आपका होता है इस तरीके से और ये आपका हो जाता है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कंपेयर करने पर आपका आता है 1/ωc। अगर इसका हम फेजर डायग्राम खींचते हैं और ये आपका है वोल्टेज ωt, वोल्टेज का फेज है ωt, दिस इज V
करंट लीड्स द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। ये आपका पाई बाई टू से आपका एक करंट होती है और जो इससे पाई बाई टू एंगल से लीड करती है आई। दिस इज द फेजर डायग्राम। और इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से आता है। दिस इज वोल्टेज, ये वोल्टेज का आपका डायग्राम है, इसका ग्राफ वोल्टेज दिस इज वोल्टेज। करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। तो ये आपका यहाँ से शुरू होता है, जीरो लीड करती है करंट, ये आपका पाई 3 पाई बाई टू और ये 2 पाई। अब ये करंट लीड करती है, करंट मैक्सिमम है। जब इसकी वैल्यू जीरो है वोल्टेज की तो करंट मैक्सिमम है, और ये जब आपका यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है तब इसकी वैल्यू जीरो होती है। और इसकी वैल्यू जब आपकी पाई पर ये जीरो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है ऐसे, और ये जब 3 पाई बाई टू पर यहाँ मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में तब ये जीरो, और 2 पाई पर ये जीरो है इसकी वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होती है। ये आपका डायग्राम सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, दिस इज फेजर डायग्राम, ये इसका सिंपल है आई। और अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी वी नो दैट एफ इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, इसको यहाँ हम लिख रहे हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, और ओमेगा की वैल्यू अगर इसमें हम रखते हैं 1 अपान ओमेगा सी, एफ ये आपका हो जाता है, ओमेगा की वैल्यू अगर रखते हैं या हम तो एफ सी इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एफ सी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, यहाँ एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो इस तरीके से होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एफ सी की वैल्यू जैसे बढ़ती है तो एफ डिक्रीज करता है, एफ सी और एफ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से आता है। ये आपके ग्राफ के भी क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में दे देंगे कि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कौन सा है व्हेन सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस। इस तरह से आपको इसका इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका ग्राफ फेजर डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। कंसीडर ए सर्किट in which a resistor and inductor connected in series with an alternating source। मान लीजिए कि इसमें रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज में किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हुए हैं। आप जानते हो इन रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट इज इन सेम फेज, एंड इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। इसके पहले आपको बताया गया है फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर इज पाई बाई टू। इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है, आप इसका फेजर डायग्राम अगर ड्रा करते हो, ये आपका वी आर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड वी एल वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर। इनका अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से v स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और ये आप इस तरीके से वी आर जो होता है आई स्क्वायर आर स्क्वायर और आई स्क्वायर
यक्स एल स्क्वायर, ये आप जानते हो। आई इस तरफ अगर हम करते हैं, ये आपका आता है आर स्क्वायर प्लस यक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इस तरह से जो इम्पीडेंस सर्किट कंटेनिंग आर एंड एल इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका यूज आपको न्यूमेरिकल्स में करना है। और इसका अगर हम फेज डिफरेंस अगर ज्ञात करते हैं, इसका नेट वोल्टेज का जो आपका फेज होता है tan फाई, इसका अगर हम फेज डिफरेंस ज्ञात करते हैं tan फाई, ये आपका हो जाता है वी एल अपॉन वी आर। दिस इज एक्स एल, वी एल इक्वल टू एक्स एल आपको पता है, और ये होता है आर। आई एक्स एल आई कैंसिल हो जाता है, और ये ओमेगा एल अपॉन आर। इस तरह से फाई इक्वल टू tan इनवर्स, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। दिस इज द इम्पीडेंस of circuit containing R and L, and this is the phasor diagram of the circuit containing R and L। इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। Now circuit containing R and C, circuit containing R and C, त्याका आप ये जानते हो, in the resistor voltage and current is in same phase, in the capacitor current leads the voltage by an angle of pi by 2, therefore the voltage of capacitor lags behind by the voltage of resistor pi by 2। आपका जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर में, वो lags behind by the voltage of current, lags behind by the current, voltage across the plates of capacitor lags behind by the current by an angle of pi by 2। रजिस्टर में आपका जो वोल्टेज होता है वो करंट के सेम फेज में होता है। इस तरह से जो आपका कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो पाई बाई 2 एंगल से आपका पीछे होता है। दिस इज वी सी एंड पाई बाई 2। इसका अगर रिजल्टेंट हम याद करते हैं, ये आपका होता है वी स्क्वायर इक्वल टू सेम चीज वही होती है वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। आई आर और आई एक्स सी की वैल्यू हम अगर रखते हैं तो ये आपका हो जाता है जेड आर स्क्वायर प्लस वी सी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं ये होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर एंड इंडक्टर। आपका ये इंडक्टर है और इसके प्लेट्स का वोल्टेज हमने वीसी दिखाया हुआ है। आपका ये कैपेसिटर। इस तरह से इसका अगर हम फेज डिफरेंस याद करते हैं तो ये आपका फाई होता है, फाई हो जाता है वी सी अपॉन वी आर। tan फाई इक्वल टू आपका फाई ये पी अपॉन वी होता है वी सी अपॉन वी आर। और इसकी जब वैल्यू हम रखते हैं वी सी की वैल्यू आई एक्स सी और आई आर आई कैंसिल हो जाता है और इसका होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। वी सी 1 अपॉन ओमेगा सी और इसका आई आर से आपका आर हो जाता है tan फाई इक्वल टू दिस एंड फाई इक्वल टू implies that फाई इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका ओमेगा सी नीचे आ जाता है 1 अपॉन ओमेगा सी आर। दिस इज द फेज डिफरेंस एंड इम्पीडेंस। इस तरह से सर्किट कंटेनिंग आर एंड सी
नाउ सर्किट कंटेनिंग LCR, अगर ये तीनों होते हैं, सर्किट कंटेनिंग LCR, ये हो जाता है R, L and C. Consider a circuit containing resistor, inductor and capacitor. आप जानते हो, बार बार ये आपका रिपीट हो रहा है, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज π/2 एंगल से आगे होता है और कैपेसिटर में वोल्टेज π/2 एंगल से पीछे होता है। इस तरह से जो इंडक्टर का वोल्टेज है और कैपेसिटर का वोल्टेज है, इसमें पाई का एंगल 180 का डिफरेंस हो जाता है। इसको ऐसे आप देखिए सर्किट डायग्राम से, दिस इज रिफरेंस एक्सिस एंड ओमेगा टी इज द फेज डिफरेंस ऑफ आर। ये आपका रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो मान लीजिए कि उसका फेज ओमेगा टी है, जो आपका इंडक्टर का वोल्टेज होता है वो इससे π/2 एंगल से आगे होता है, VL। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर लीड्स द वोल्टेज ऑफ रजिस्टर बाय एन एंगल ऑफ π/2, ये आप जानते हो। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ π/2 टू द वोल्टेज ऑफ रजिस्टर VC। आप जानते हो जो रजिस्टर का वोल्टेज होता है उससे जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है π/2 से लीड करता है, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो π/2 से आपका लैग बिहाइंड करता है, पीछे रहता है। इन दोनों का जो फेज डिफरेंस हो जाता है 180 का हो जाता है। और अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, VL और VC, फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज पाई, therefore resultant of VL and VC is VL minus VC, VL minus VC। इन दोनों का पहले हम डिफरेंस ज्ञात करते हैं, VL minus VC। अब VL minus VC और VR का जगह हम रिजल्टेंट ज्ञात करते हैं, ये आपका नेट वोल्टेज होता है। इसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का उपयोग करते हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो यहाँ से आपका हो जाता है V स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR IR आपका होता है I स्क्वायर, R स्क्वायर, I कॉमन लेकर के इस तरफ अगर हम करते हैं V/I, VR इक्वल टू IR, I को कॉमन लेकर के हमने इधर ट्रांसफर कर लिया है। VL I XL, I कॉमन ले ही लिया गया है, माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस इज Z, R स्क्वायर और XL की वैल्यू आप जानते हो ओमेगा L, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस of the circuit containing LCR and phase difference is, आपका फेज डिफरेंस हो जाता है अगर हम ज्ञात करते हैं तो tan phi इक्वल टू यहाँ से होता है tan phi, ये हम मिटा रहे हैं, tan phi इक्वल टू यहाँ से आपका ये हो जाता है VL माइनस VC, ये इसके पैरेलल है, VL माइनस VC अपॉन VR, VL माइनस VC और ये VR के परपेंडिकुलर है अपॉन VR। ये आप इसको ज्ञात करते हो। इस तरह से इसको हम जब सॉल्व करते हैं, VL इज IXL, I आपका कॉमन होकर कर जाता है, तो ये हो जाता है XL माइनस XC अपॉन R, और इसकी वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं ये हो जाता है
आपका ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर. दिस इज द फेज एंगल ऑफ resultant voltage tan phi. Here we see that Z is minimum when omega L minus 1 upon omega C is minimum. Z की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब Z is minimum, impedance is minimum when omega L minus 1 upon omega C is minimum. Its minimum value is 0 because it cannot be negative. इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी क्योंकि यह एक स्क्वायर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है. ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, और दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी. एट दिस फ्रीक्वेंसी when impedance is minimum, current is maximum. This frequency is known as resonance frequency. At this frequency, current is maximum and impedance is minimum. This frequency is known as resonance frequency. Therefore, resonance is defined as the condition of LCR circuit when Z is minimum and current is maximum. And its value is, maximum value of current is I equal to, यहाँ से अगर हम याद करते हैं तो आप जानते हो I equal to V अपॉन Z, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है आपकी Z की वैल्यू हो जाती है, ये 0 होने के बाद आपका होता है V अपॉन R. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, I का करंट की वैल्यू का आपका एंगुलर वेलोसिटी का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से मिलता है. यहाँ एक चीज आप और देखते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है. एक नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं. बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन आर. और ये आपकी जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरीके से होता है. करंट और एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरीके से होता है, और ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा आर, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है आई इक्वल टू वी अपॉन आर. ये जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की है आपकी आई इक्वल टू वी अपॉन आर. तो हियर इट इज क्लियर दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर बट करंट डिपेंड्स ऑन आर. और आर की मैक्सिमम, आर की मिनिमम वैल्यू के लिए आपका आर की जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उसी के लिए आपका ये मैक्सिमम होगा. और आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से मिलता है ऐसे. फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू अगर हम लार्ज वैल्यू ऑफ आर, तो ये लगभग आपका फ्लैट होता है. रिजोनेंस इज शॉर्ट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आर, ये स्मॉल वैल्यू के लिए है. और ये रिजोनेंस इज फ्लैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर. अगर मॉडरेट वैल्यू लेते हैं तो ग्राफ आपका इस तरीके से आता है. दिस इज मॉडरेट वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू ऑफ आर, मॉडरेट आर. इस तरह से आपका रिजोनेंस इज शॉर्ट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर and it is approximate flat for large values of R. इसके बाद आपका होता है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द, बैंडविड्थ का आप जो है इस ग्राफ को हम फिर से अगेन यहाँ अगर ड्रा करते हैं तो ये इस तरह से ग्राफ है आपका ओमेगा, और करंट का ग्राफ है ये. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ है उसको हम डिफाइन करते हैं. This is omega r.
बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। ये दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है। वेयर द वैल्यू ऑफ करंट इज, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है 1/√2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस। इस वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। बैंडविड्थ where the value of current is at this frequency is 1/√2 times the value of current at resonance। ये होता है आपका बैंडविड्थ पर करंट की जो वैल्यू होती है, ये आपका होता है इक्वल टू 1/√2 VR। इस तरह से आपका इसके बाद होता है बैंडविड्थ के बाद एक आपका होता है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस। क्यू फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस एंड इट इज डिफाइंड एज क्यू फैक्टर एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ω2 minus ω1। If bandwidth is small, Q factor is large, and for large values of Q factor, resonance is short। इस तरह से आपका Q factor की डिफिनीशन, और इस चैप्टर को हमने कम्प्लीटली समराइज किया हुआ है और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। इन कॉन्सेप्ट को आप जब कोई भी न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। उसको हमने इस वीडियो में कम्प्लीटली समराइज किया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता